हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी 7 आर्ध एकक कोशिकाएं और केंद्रित सेलों के रूप में उनकी संभव विविधताएं अर्थात 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये बताया था एक फ्रेंच गणितज्ञ ने दर्शाया कि 3 विमाओं में केवल 14 प्रकार की 3 विमाओं मतलब ABC 14 प्रकार के जालक लैटिस संभव हैं। इन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। इन जालकों की एकक कोशिका के बारे में मैंने तुम्हें टेबल में बनाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था क्यू, दूसरा था हमारा टेट्रागोनल, तीसरा था हमारा ऑर्थो रोम्बिक, नेक्स्ट था हमारा रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट था हेक्सागोनल, फिर था मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट था ट्राइक्लिनिक। ये टेबल में मैंने 7 बताए थे। संभव विविधताएं मैंने 14 टाइप्स की बताई थी। फिर इनकी थी हमारी अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण। मेन था बच्चों अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण कैसे याद किए जाएं। इनकी एग्जाम्पल्स की याद कर लेना, सभी के एग्जाम्पल्स। हम बात करते हैं अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण की। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे क्यूब है, हिंदी में बोलते हैं इसे घनीय। तो घनीय में तुम क्या करना, इसमें होती है A बराबर C, B बराबर C, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक देखो इसकी ट्रिक कैसे, A B C तीनों बराबर भुजाएं करना। नेक्स्ट A बराबर B नॉट इक्वल C, फिर A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, फिर A बराबर B बराबर C, फिर वही रिपीट करना A बराबर B। अब नॉट इक्वल कौन हो जाएगा, C। अब अगले वाले उसमें क्या आ जाएगा, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। और ये वाली याद रखना ट्राई क्लिनिक वाली, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, ये रिपीट हो जाएंगी। ठीक, पहले A B C तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर A बराबर B नॉट इक्वल C, अर्थात दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक क्या होती है, भिन्न होती है। A बराबर A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, अर्थात तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं। नेक्स्ट तीनों भुजाएं बराबर समान होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा क्या होती है, भिन्न, फिर असमान, फिर असमान। ठीक, इसी प्रकार कोण को कैसे करेंगे, देखो स्टार्टिंग के तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों स्टार्टिंग के बराबर कर देना। अल्फा बीटा गामा तीनों कोण बराबर होती हैं, बराबर का चिन्ह है, और किसके बराबर होती हैं, 90 डिग्री की होती हैं। अल्फा बीटा बराबर गामा तीनों बराबर होते हैं, किसके होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक, इसी प्रकार ये हो गए। नेक्स्ट इसमें रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में तीनों अल्फा बीटा बराबर गामा तो बराबर होते हैं, परंतु 90 डिग्री के नहीं होते। यहाँ इसमें करना तुम लोग अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्या करना, अल्फा बराबर गामा कर देना 90 डिग्री और बीटा कर देना नॉट इक्वल 90 डिग्री। और ये वाले ट्राई क्लिनिक वाले तीनों ही नॉट इक्वल कर देना। ठीक, इसका इजी यही है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा क्यूब, क्यूब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो सबसे पहले अक्षीय दूरियां क्या करनी है हमें, पहली वाली में A बराबर B बराबर C, फिर A बराबर B कर देना, C नॉट इक्वल, फिर A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, फिर तीनों बराबर, फिर एक भुजा भिन्न, फिर दोनों, फिर दोनों।
ठीक। कोण स्टार्टिंग के तीनों कोण को ऐसे हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा अर्थात तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं परंतु 90 डिग्री के नहीं होते। अल्फा बराबर बीटा अर्थात दो कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं परंतु गामा कोण 120 डिग्री का होता है। अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर बीटा है 90 डिग्री का और यहाँ पर है गामा 90 डिग्री का। अब बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा ना तो बराबर होते हैं और ना ही 90 डिग्री के होते हैं। देखो ट्राइक्लिनिक सबसे बेस्ट, सभी कोई भी बराबर नहीं है। ए बी सी नॉट इक्वल है, अल्फा बीटा गामा सभी में नॉट इक्वल है। ठीक। अब इसके बारे में ये कैसे याद किए जाएं? क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक याद करते रहोगे, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। पहला क्यूब, क्यूब में तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल में दो भुजा बराबर होती हैं, तीसरी भुजा भिन्न होती है तथा तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं तथा परंतु तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बोहेड्रल में देखेंगे, इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं परंतु 90 डिग्री के नहीं होते। नेक्स्ट हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या लिखेंगे? इस प्रकार के क्रिस्टल में दो भुजाएं समान होती हैं तथा एक भुजा भिन्न होती है। दो कोण अल्फा तथा बीटा 90 डिग्री के होते हैं, तीसरा कोण भिन्न 120 डिग्री का होता है। मोनोक्लिनिक में इसमें तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं तथा दो कोण अल्फा तथा गामा 90 डिग्री के होते हैं परंतु बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता। बात करें ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं, ए नॉट इक्वल नॉट बी नॉट इक्वल सी तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं और तीनों कोण भिन्न होते हैं तथा 90 डिग्री के नहीं होते। देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक क्यूब मैंने मान लिया, ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक, इसमें मैंने ये माना ये और ये। ठीक, तीन ये मान ली मैंने, एक ये है, ये वाली एक ये है और एक ये है। ये मैंने क्यूब की मान लिया, ये चौड़ाई है, ये मेरी कौन हो लंबाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई। अब हमने वही एक्स बाई जेड एक्सिस मान ली और इनकी भुजाओं को ही मान ली हमने ए बी सी। तो इसकी भी ये मानी मैंने ए, ये मानी बी और ये मानी मैंने सी भुजा। तो इनके बीच बनने वाले कोण देख लिए जाएंगे कि कौन है। ठीक, तो ये होता है हमारे क्यूब की, ऐसे ये रखा है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके पीछे की हो गई। तो एक एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हो गई और इसकी ए, ये बी और ये क्या हो गई सी। बनने वाले कोण मैं बता चुकी हूँ, जैसे ए और सी के बीच है कौन सा कोण आएगा बीटा, ये कौन सी सी और ये है बी, तो कौन सा कोण बनेगा अल्फा, एक पीछे बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की, ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण। ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सबस्टेंसेस।
सॉलिड सबस्टेंसेस। देखो सभी जानते हैं विद्युतीय गुण क्या होते हैं। विद्युतीय गुण चालक, कुचालक और अर्धचालक। जैसे ठोसों के विद्युतीय गुण जो होते हैं उनमें विद्युत धारा चालन के सामर्थ्य के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब वो चालक है, और धारा प्रवाहित नहीं हो रही इसका मतलब वो कुचालक है। जिनके परिणाम, जिसमें एक परास होती है, रेंज जो होती है वो होती है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, लगभग। मतलब ठोस पदार्थों में गुण। अब जैसे विद्युतीय गुण है तो विद्युतीय ठोसों को विद्युतीय गुण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला चालक, अर्धचालक बोल दो, और कुचालक। कुचालक का दूसरा नाम विद्युत रोधी भी बोलते हैं। विद्युत रोधी। चालक गुड कंडक्टर, अर्धचालक सेमी कंडक्टर, कुचालक बैड कंडक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और ये क्या हो गए हमारे बैड कंडक्टर। सबसे अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समाकल अर्धचालक, और दूसरा होता है हमारा वाय अर्धचालक। ठोस विद्युतीय गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। चालक, अर्धचालक और कुचालक। अर्धचालक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। समाकल अर्धचालक और वाह्य अर्धचालक। वाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। देखो चार्ट के माध्यम से याद करा जाए तो वो आसानी से याद हो जाता है, और थियोरटिकल टफ होता है। ठीक, सबसे पहले ठोस 3 प्रकार के, अर्धचालक 2 प्रकार के, और वाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के। कैसे कैसे क्या होते हैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम चालक की। चालक क्या होते हैं? सभी को पता है कि चालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठोसों की विद्युत चालकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है और प्रतिरोधकता कम होती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। चालकता बहुत अधिक होती है और प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालक भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। कितने प्रकार के होते हैं? हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, चालक पर और ना ही कुचालक पर। हम फोकस करेंगे अर्धचालक पर। ठीक, तो चालक जो होते हैं कितने प्रकार के बताए अभी मैंने? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और दूसरा बताया मैंने विद्युत अपघटनी चालक। ठीक, अब आता है ये भी कैसे होते हैं, धात्विक कैसे होते हैं और विद्युत अपघटनी चालक कैसे होते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं हम धात्विक चालकों की। धात्विक चालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण घटती है। धात्विक चालक में विद्युत चालकता जो होती है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा गतिशील होंगे उसमें उतनी ही धात्विक चालकता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। ठीक, धातुओं में चालकता बहुत अधिक होती है तथा चालकता की कोटि जो होती है वो उच्च होती है, उच्च कोटि की होती है।
एक लाइन और, धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। इसमें चालकता की परास जो होती है वो 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम, गोल्ड आदि। ये इनकी धातुओं की चालकता जो होती है वो ताप वृद्धि पर क्या होगी, घटेगी। अब आते हैं कुछ आयनिक ठोस ऐसे होते हैं जो सॉलिड अवस्था में, जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जैसे NaCl है, KCl है, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक, चालक क्लियर। अब आता है कुचालक। अब हम पहले बात करते हैं कुचालक की, विद्युत रोधी की। छोटा सा पार्ट है, जो बड़ा है अर्धचालक, बाद में बात करेंगे। कुचालक जो होते हैं विद्युत रोधी जो होते हैं, इनमें अब बताओ कुचालक है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, बहुत कम होगा या नहीं होगा। जैसे सुनो, इन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम या ना के बराबर होता है। इनकी प्रतिरोधकता बताओ, चालकता ज़्यादा तो प्रतिरोधकता क्या होती है, कम। अब इसमें चालकता क्या है, कम, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इनमें चालकता की परास 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल गंधक है, फॉस्फोरस है, लकड़ी है, प्लास्टिक, रबर, कांच आदि आदि। ठीक, कुचालक हो गए, चालक हो गए। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। अब अर्धचालक क्या होंगे बताओ, इसमें चालकता हो रही है, इसमें चालन हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें ना के बराबर हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, दोनों के बीच का। इन ठोसों की चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। इनकी चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻4 प्लस के 4 है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य होती है। अर्धचालकों की चालकता अशुद्धि और जालक दोषों के कारण बढ़ती है। ठीक, जैसे मैं बताऊं CDS है, कैडमियम सल्फाइड, ठीक, आदि कार्बनिक यौगिक हैं जैसे एंथ्रासीन आदि, वो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2, समाकल और क्या, भाय। देखो समाकल क्या होते हैं, कुचालकों को गर्म कर दिया जाए। कुचालक जिनमें क्या हो रहा था, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, ना के बराबर हो रहा था। ठीक, कुचालक को गर्म करने पर प्राप्त, अगर इसे गर्म करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो वही कुचालकों को गर्म करने पर प्राप्त जो अर्धचालक होता है उसे क्या कहते हैं, समाकल अर्धचालक। कुचालकों को गर्म करने पर प्राप्त अर्धचालक को क्या कहेंगे हम, समाकल अर्धचालक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ताप बढ़ाने पर हमें इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। देखो, ताप के बढ़ाने पर जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो उनके बीच जैसे सहसंयोजक बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है, ताप बढ़ाएंगे तो ये सहसंयोजक बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएगा। जब ये टूट गया, सहसंयोजक बंध सबको पता है हमारा किससे बना हुआ होता है, जैसे एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जब ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे।
ठीक, ताप के बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूट जाता है और प्राप्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र घूमते रहते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे मैंने कहा ये मेरा सहसंयोजक बंध था, अब ये बंधा हुआ है, अगर ये टूट गया तो देखो ये अलग और ये अलग, दोनों ही हाथ क्या हो गए, मुक्त हो गए। मुक्त होने के कारण इनमें विद्युत धारा का क्या होने लगा, प्रवाह होने लगा। तो कैसे अर्धचालक होंगे हमारे, समाकल अर्धचालक। समाकल अर्धचालक कब होती हैं, गर्म करने पर। किसको, कुचालकों को। अब हम बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की। किसकी बात करते हैं, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, जो किसी कुचालक में अशुद्धि के रूप में, पर किसी कुचालक में अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो वो क्या होता है, हमारा बाह्य अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। किसी कुचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो वो क्या प्राप्त होता है, हमें जो अर्धचालक प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, बाह्य अर्धचालक। कुचालकों में कोई बाह्य अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या प्राप्त होगा, हमारा बाह्य अर्धचालक। अब तुम लोग बोलोगे कि हम कुचालक में अशुद्धि कैसे मिला दें जिससे वो हमारा अर्धचालक बन जाए। कुचालक में अशुद्धि कैसे मिलाएं जिससे हमारा वो क्या बन जाए, अर्धचालक। अर्धचालक में भी कौन सा, बाह्य अर्धचालक। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, डोपिंग विधि अपनाते हैं। डोपिंग विधि, ठीक। डोपिंग विधि क्या होती है, किसी शुद्ध पदार्थ में या शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा में, थोड़ी सी, ये नहीं कि बहुत सारी, थोड़ी मात्रा में एक बाह्य पदार्थ को मिलाकर उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जब किसी शुद्ध, जैसे कुचालक है, कुचालक हमारा शुद्ध है, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, अब कोई अशुद्धि मिला दी जाए, कोई बाह्य पदार्थ मिला दिया जाए तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, बाह्य अर्धचालक। और बाह्य पदार्थ, बाह्य अशुद्धि मिलाएंगे किसमें, किस विधि द्वारा, डोपिंग विधि। कौन सी विधि कहलाती है ये, डोपिंग। जब किसी शुद्ध क्रिस्टल जो होता है उसमें थोड़ी मात्रा में कोई बाह्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो एक दोष उत्पन्न होता है और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम डोपिंग विधि, ठीक। डोपिंग विधि आई। सबसे पहले अर्धचालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समाकल और बाह्य। समाकल का मतलब कुचालकों को गर्म करा जाए तो अर्धचालक प्राप्त हो जाती हैं, और बाह्य अर्धचालक, शुद्ध कुचालक में कोई बाह्य पदार्थ मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बाह्य अर्धचालक। और किस विधि द्वारा मिलाया जाता है, डोपिंग विधि द्वारा मिलाया जाता है। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार की होती हैं, एन टाइप और पी टाइप। बाह्य अर्धचालक मैंने कितने प्रकार के बताए थे अभी, एन टाइप और पी टाइप। जैसे अब बात करते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन है, SI या जर्मेनियम, जी, ये शुद्ध अवस्था जो होती है इनकी चालकता जो होती है इनमें बहुत कम होती है, परंतु इनकी चालकता किसी बाह्य पदार्थ जैसे में बोरॉन या फास्फोरस जो है अशुद्धि के रूप में, क्यों, क्योंकि ये शुद्ध हैं और इसमें हम कुछ ऐड कर दें तो ये अशुद्धि हो गई। अशुद्धि के रूप में अगर इन्हें मिला दिया जाए, इसकी मात्रा क्या हो, थोड़ी, और कौन सी विधि द्वारा, डोपिंग विधि द्वारा मिलाने से चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के, एन टाइप और पी टाइप। देखो इसे भी समझो। जैसे मेरा सिलिकॉन था ऐसा, इसका कितना होता है 14, सीधे शब्दों में 2 8 4 हम उससे बता रहे हैं। अब अगर इसमें फास्फोरस का कितना होता है 15, 2 8 5, ठीक। इसी प्रकार दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। सिलिकॉन, इसमें भी 14 होता है, 2 8 4, देखो 2 8 10 और 4 14, और इसमें मैंने मिला दिया बोरॉन का कितना होता है 5 2, 3, ठीक। इसकी बाह्य कक्षा में कितनी है 4, इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है 5, इसकी बाह्य कक्षा में 4, इसकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है 4 है इसकी बाह्य कक्षा में, तो इसकी
कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। इसको कितने की आवश्यकता है? इसे कितने की आवश्यकता है? 4 की। इसे 3 की। 8 करने के लिए इसे भी कितने की ज़रूरत है? 4 की। और इसे कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 5 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बाह्य कक्षा में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। यहाँ कितनी है? 4 5 4 3। ज़रा देखो, जैसे मैंने लिया सिलिकॉन, मैं इसमें बताऊंगी पेंसिल से। जैसे सिलिकॉन हमारा कितने संयोजी है? 4 संयोजी। अर्थात प्रत्येक सिलिकॉन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा? 4 से। देख लो, ये वाला एसआई की बात करें, देखो तो 1 2 3 4। इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4। इसकी बात करें तो 1 2 3 4। अर्थात प्रत्येक एसआई कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। प्रत्येक की बाह्य कक्षा में कितने हुए? 4 थे और 4 से जुड़ गया, तो इसका मतलब इसके पूरे हो गए। अब ये है शुद्ध से पूरा शुद्ध है। अब इस प्योर में कोई क्या मिला दी जाए? अशुद्धि। अशुद्धि किस विधि द्वारा मिला दी जाए? डोपिंग विधि द्वारा। और किसकी अशुद्धि मिला दी जाए? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो जब हम किसी अशुद्धि जैसे फॉस्फोरस को डोपिंग विधि द्वारा इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है? कुछ फॉस्फोरस क्या करते हैं? एसआई से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जैसे मैंने फॉस्फोरस लिया, फॉस्फोरस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो 1 2 3 4। एक ये हो गए 4 और एक इसका ये बचा 5वां इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एसआई था तो एसआई की बाह्य कक्षा में कितनी है? 1 2 3 4। 4 थे, चारों से इसने साझा कर लिया। देखो 1 2, इसने से 3 और 1 4। पहले पूरा शुद्ध किसका था? शुद्ध किसका था? सिलिकॉन का था। हमने पहले किसकी बात कर रहे हैं? एसआई की। एसआई की बाह्य कक्षा में कितने थे? 4। देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और सभी पूर्णतः जुड़े हुए हैं। अब कुछ डोपिंग विधि द्वारा जब फॉस्फोरस मिलाया गया तो कुछ सिलिका के जो थे परमाणु वो क्या हो गए? फॉस्फोरस से। देखो फॉस्फोरस की बाह्य कक्षा में कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 कितनी है? 5। एक 5वां इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो जो फॉस्फोरस है वो 4 सिलिकॉन से, देखो 1 इससे 2 इससे 3 और 1 4। एसआई से क्या बना लेता है? सह संयोजक बंध बना लेता है। और एक क्या बचता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। क्या बचा? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? धारा का प्रवाह करता है। प्रवाह ऐसे लिखेंगे, प्रवाह, फ्लो करता है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम? एन टाइप अर्धचालक। जब सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन में क्या मिला दिया जाता है? फॉस्फोरस मिला दिया जाता है। फॉस्फोरस की कितना होता है? ये 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में 4 तो एसआई से साझा कर लेते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा और इसके कारण इसमें क्या होने लगेगा? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब हम बात करते हैं पी टाइप की। पी टाइप में भाई मैंने शुद्ध सिलिकॉन में मिला दिया। पहले एसआई प्योर है, मैं देखो पूरा प्योर लेके चल रही हूँ, प्योर है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? कुचालक। सभी 4 संयोजी है, 4, सभी को 4 बॉन्ड से जोड़ दिया हमने। अब ये विद्युत धारा का क्या है? इसमें धारा चालन नहीं होगा विद्युत धारा का, इसका मतलब ये कुचालक है।
जब इसमें बोरॉन कितना संयोजी है 3, क्योंकि इसकी भाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। तो जब बोरॉन को 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसमें है थोड़ी सी मात्रा को किस विधि द्वारा, डोपिंग विधि द्वारा मिलाते हैं तो सिलिकॉन परमाणु बोरॉन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जब हमने इसमें क्या मिला दिया, बोरॉन, तो सिलिकॉन परमाणु क्या हो गए, विस्थापित। मैंने देखो ऐसा ही अब हटाया और क्या बना दिया, बोरॉन। बोरॉन की भाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है 3, देखो 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन की भाई कक्षा में कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, देखो इसकी में कितने थे 3, तो 3 SI से तो ये संयोजक बंध बना लेता है। देखो 1 2 3, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक सहसंयोजक बंध, एक सहसंयोजक बंध, एक सहसंयोजक बंध। अब इस SI के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु इस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, होल का मतलब छिद्र बन जाता है। तो प्रत्येक बोरॉन परमाणु SI परमाणु से, कितने SI परमाणु से, 3 SI परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेता है। जबकि है 7 के अन्य देखो 3 से तो ये सहसंयोजक बंध बना लिया, और 7 के अन्य SI परमाणु के साथ कितने, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, होल है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे एक होल, धनात्मक होल बन जाता है, ठीक। क्योंकि है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पर होल है, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करेगा, जब ये यहाँ गति करेगा तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, होल। फिर गति करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ होल हो जाएगा, ठीक। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, धनात्मक छिद्र की ओर गति करते रहते हैं और नए धनात्मक छिद्र बनते रहते हैं, और इससे क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा चालन हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार की वो क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक, ठीक। जैसे अभी मेरे पास ये था, मैं कुछ एक एग्जांपल दूं, जैसे ये था, एक यहाँ पर ये मेरा ये है, ये होल है, ये मेरी पेंसिल है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस पेंसिल की ओर गति करा, तो पेंसिल क्या करी, यहाँ पर गति करी, ये पेंसिल है, अब ये यहाँ पर आ गया, तो देखो पेंसिल नए होल पर आ गया। अब फिर इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब ये पहले होल कौन सा था, ये वाला, अब होल कौन सा हो गया, ये वाला, अब कौन सा हो गया, ये। इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहेंगे और नए होल बनते रहेंगे। इस प्रकार के को क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक। अब आता है हमारा सेमीकंडक्टर के उपयोग। सबको पता है, मोस्टली जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये वाला चैप्टर, ट्रांजिस्टरों के औद्योगिक निर्माण में, ठीक है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं, बस देख लेना, अच्छा, ठीक बच्चों, सबकी समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं NCERT की जो बुक है उसमें पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो बाद में एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक। तो सभी नोट कर लेना इनको, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो, ठीक है।